ओके, सो वूहू, वी आर एबल टू मेक इट. ओके, तो जो आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो आपके चारों बॉन्ड्स होते हैं दे आर एट 109, अराउंड 109 डिग्री. ठीक है, मिनट्स आप लोग नहीं समझोगे अभी कि 100, वैसे इट इज़ 109 डिग्री 28 मिनट्स, बट आराम आप 109 डिग्री लो कि जो ये एक पर्टिकुलर है, देखो ये एक ओ है, ये एक एच है, ये ओ है, ये एच है, ये ओ है, ये एच है, ये ओ है, ये एच है. ठीक है, तो अगर आप देखो ये ऐसे ऐसे और ऐसे, तो ऐसे होते हैं, तो दिस इज़ योर टेट्राहेड्रल शेप. अगर सबको दिख रही हो अच्छे से तो दिस इज योर टेट्राहेड्रल शेप. जो ऐसा एग्जिस्ट करता है, इस टेट्रा, जो आपका H2O का मॉलिक्यूल होता है वो ऐसे टेट्राहेड्रल शेप में होता है और टेट्राहेड्रली ही ऑर्गेनाइज्ड होता है आइस में, जिसकी वजह से उसकी वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाती है. ठीक है, उसके स्ट्रक्चर रीजंस की वजह से. दिस इज एन एक्सेप्शन, दैट इज वाई इट हैज़ अ लेस डेंसिटी देन योर वाटर. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और अपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना. लव लव लव. Hello and welcome everyone to SSE Excel Science. We hope that you all are healthy, happy and hearty. So let's have a quick fixed recap. It is intermixing of the two states of matter. ठीक है, उनका मिलना of two different types. ठीक है, तो अगर जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप बोलो कि जब आप शिकंजी बनाते हो, कुछ भी और बनाते हो, रुआवज़ा वगैरह, तो पानी है. ठीक है, उसके अंदर आपने बर्फ़ मिलाई, तो आप बोल सकते हो कि अच्छा वो भी तो इंटरमिक्सिंग हो रही है. दैट इज़ नॉट टू डिफरेंट स्टेट. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इज़ ओनली वन स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज़ योर वाटर. ठीक है, वो उनकी स्टेट अलग अलग है, बट है वो H2O ही. H2O ice, H2O what. So today we're going to have a question answer series. आई वॉज थिंकिंग टू नॉट टू हैव इट बिकॉज बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं और बहुत सारी और जगहें हैं जहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अवेलेबल हैं NCERT के. टुडे वी विल बी कवरिंग NCERT क्वेश्चंस एंड देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, बल्क ऑफ क्वेश्चंस रादर. So I would do more of questions if you will ask for, but for now NCERT तो बनते ही हैं. ओके, तो उसको करने के पीछे दो रीजन है. आई माई सेल्फ ओपनड अप almost 3 books, also some of the renowned ones. I would not take their names, obviously it is not good to take the names, but when I was going through just to check कि okay सब कुछ उसमें ठीक है या नहीं है, so that I can recommend that particular book to you. but कुछ ऐसे उसमें आंसर्स थे जो ठीक नहीं थे, और अगर कुछ आंसर्स उसमें ठीक थे तो उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं था. ओके, कुछ कहीं पे ठीक था, कुछ कहीं पे गड़बड़ था. सो इवेंचुअली आई हैड टू एंड अप डिसाइडिंग कि ओके नाउ वी विल हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर सीरीज. ओके, सो वी आर डूइंग दिस नाउ. सो आई विल टेक वन बाय वन क्वेश्चंस. आई विल ट्राई कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो, बिकॉज बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाती है तो इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू सिट अराउंड फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. द मोर शॉर्ट इट इज़ easier to grasp and absorb that much and then have a quick revision of it and then going on forward. Okay, so obviously you'll be having a display of the question and I'll try to explain you in as much detail as I can. Okay, दूसरा रीज़न ये भी है कि it is very very important कि आप अच्छे से समझो, उसको रटने की कोशिश बिल्कुल मत करो, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ को रटोगे तो एक पर्टिकुलर टाइम पर पक्के से भूलोगे ही भूलोगे. और अगर उस क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट आ गया ज़रा सा भी, तो क्योंकि आपने समझा नहीं होगा उस कॉन्सेप्ट को, उस क्वेश्चन को, तो इवेंचुअली यू विल एंड अप डूइंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक, क्योंकि बहुत माइन्यूट से ही डिफरेंसेस है जहाँ पर इश्यूज़ क्रिएट हो रहे थे. ठीक है, तो मुझे लगा कि अगर मुझे लग रहा है कि इश्यूज़ हो रहे हैं तो इवेंचुअली आप लोगों को तो होगा ही होगा. सो लेट्स हैव अ क्विक स्टार्ट विद इट देन and let's see where it goes. So let's begin with the first question. So our very first question is, which amongst the following is matter? Okay, इनमें से क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मैटर हैं. तो हमें पता है कि मैटर क्या होता है. मैटर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज अ सर्टेन स्पेस इज योर मैटर. ओके, तो अगर आप ये सब अब ऑप्शंस देखो जो आपके पास अवेलेबल हैं, तो ऑब्वियसली चेयर इज अ मैटर. इट हैज़ अ पर्टिकुलर मास, इट हैज़ अ particular volume, it occupies a space, so it is a mass. Okay, then is your air भी mass है. obviously it also occupies a certain volume, it occupies a certain space, so it is also matter. Then is your love is a feeling, right? It is a feeling, it does not occupy a space, so it is not matter. Yes.
देन स्मेल, स्मेल जस्ट स्मेल नॉर्मली कि मुझे किसी चीज़ की खुशबू आ रही है, बट वो क्या चीज़ है एग्जैक्टली दैट इज़ नॉट डिफाइंड. तो स्मेल अगेन इज़ अ फीलिंग, इज़ अ फीलिंग दैट यू हैविंग, क्योंकि ये अच्छी स्मेल है, ये बुरी स्मेल है, तो दैट इज़ नॉट मैटर. स्मेल इज़ नॉट मैटर. देन अगेन हेट, अगेन इट इज़ अ फीलिंग कि मैं इस इंसान को या इस चीज़ को पसंद करता हूँ, करती नहीं हूँ, वट एवर. सो अगेन इट इज़ अ फीलिंग. Almonds, badam, it occupies space, right? It is a matter. Then thought, विचार, आपके दिमाग में जो हमेशा हर वक्त चलते रहते हैं. Again, ये आपके दिमाग में it does not occupy a space. Yes, it occupy a lot of space in your mind, but our matter means occupying something, any kind of space in this world. Okay? So again, thought is not matter. Cold, again, cold. मुझे सर्दी हो रही है, मुझे गर्मी हो रही है, इज़ वॉट इट इज़ अ सेंसेशन, इट इज़ अ फीलिंग कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, इतनी गर्मी में मुझे ठंड लग रही है, मुझे बुखार आ गया है शायद. अगेन इट इज़ अ फीलिंग, सो इट इज़ नॉट मैटर. देन कोल्ड ड्रिंक, अगेन कोल्ड ड्रिंक, दैट इज़ द ड्रिंक दैट वी हैव इट, सो इट इज़ अ मैटर. इट ऑक्यूपाइज अ सर्टन स्पेस, अ वॉल्यूम इन दिस एग्जिस्टिंग वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड. सो your cold drink is matter. Then smell of perfume. Now again, स्मेल तो है यहाँ पे, आप कहोगे यहाँ भी स्मेल थे, यहाँ भी स्मेल थे, यहाँ भी स्मेल है, बट इट सेज ऑफ परफ्यूम स्पेसिफिकली. सो परफ्यूम हेयर इज योर मैटर, राइट? सो स्मेल ऑफ परफ्यूम इज मैटर. सो दिस इज योर आंसर. नाउ कम्स योर क्वेश्चन 2. सो द क्वेश्चन 2 सेज गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. द smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell of cold food you have to go close. It has two things, one is cold food, one is hot food. ठीक है, दो है इसमें जो वर्ड कैच करने वाले हैं. सो यू हैव हॉट फूड एंड कोल्ड फूड. हॉट से हमारे यहाँ पे क्या मतलब है? इंक्रीज इन टेम्परेचर. ओके, तो ऑब्वियसली जो आपका गर्म खाना है उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो डिफ्यूजन जब होगा उस गर्म खाने की फ्रेगनेंस का या उसके फूड के पार्टिकल्स का, जब एयर में वो डिफ्यूज़ होंगे तो ऑब्वियसली उनका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? बढ़ी हुई है. जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी हुई है तो मतलब वो ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे, एंड इवेंचुअली वो ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे तो ज़्यादा दूर तक पहुँच सकते हैं. सो अगर हम बहुत दूर भी हैं और बहुत गर्म खाना है तो हमें उसकी स्मेल हम तक बहुत डिस्टेंस पर भी पहुँच जाती है. लेकिन जो आपका कोल्ड फूड है ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर क्या है? कोल्ड इज़ का टेम्परेचर क्या हुआ, इसका मतलब कम है. ठीक है, कम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बहुत कम होगी. तो ऑब्वियसली डिफ्यूज़ तो वो भी होगा, वो वाले फूड पार्टिकल्स भी डिफ्यूज़ होंगे एयर में, बट बहुत ही कम और बहुत ही कम ट्रैवल कर पाएंगे, हार्डली एनीवेयर. सो दैट इज़ वाई कि हमें ठंडे खाने के पास जब हम उसके बिल्कुल पास पहुँचते हैं और बहुत ही फ्रेगनेंट फूड वो बनाए तो हमें उसकी स्मेल आती है, अदरवाइज नहीं. ठीक है, तो वो भी उसके बहुत पास जाके, बिकॉज ऑब्वियसली द टेम्परेचर इज़ वेरी वेरी लेस. So eventually kinetic energy is very very less, so it would not be able to travel that much of a distance to reach us far, in a very very far distance. Okay, at a very very far distance. Okay, so this is answer. Now your question number 3 is that a diver is able to cut through the swimming pool. Explain this. So now again it has two words in this. A diver is able to cut थ्रू द स्विमिंग पूल. ठीक है, तो अब खुद ही बताओ कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में पढ़ा था क्या, कि जो आपके मैटर है दैट हैज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. ठीक है, तो अगर मुझे एक पर्टिकुलर इसमें ना दोनों चीज़ें आपकी देखो, जैसे हमने वो पानी में नमक वाला एग्जाम्पल पढ़ा था ना, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि इसको ध्यान से देखो कि जो आपका नमक हमने उसमें डाला है वो पास थ्रू तो कर जाता है उसके, ठीक है, लेकिन वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाता है. तो अगर आप चाहते हो कि उसमें प्रॉपर्ली मिल जाए, सो यू विल हैव टू पुट डाउन सम एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड सो दैट इट मिक्सेस, राइट. सो हेयर ऑल्सो इट कम्स द सेम कि यहाँ पर भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात हो रही है कि अगर आपको पानी में तैरना है तो ऑब्वियसली आपको उसके जो फोर्सेस है अपने पानी की मॉलिक्यूल्स की आपस में उसको काटना होगा, तभी आप उसको पास कर सकते हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दीज आर योर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दे हैव सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन,
तो अगर आप चाहते हो कि ये बहुत बुरा आपका समुद्र है पूरा का पूरा, एंड इफ़ यू हैव टू, समुद्र के सॉरी में आपका स्विमिंग पूल है, एंड इफ़ यू हैव टू डाइव थ्रू इट, कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना चाहते हो स्विमिंग कर करके, तो इवेंचुअली जो पानी के आपस में मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको आपको ब्रेक करना होगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू पास बाय. ओके, सो यहाँ हेयर द आंसर इज दैट इट इज एबल टू डू इट बिकॉज ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, एंड सेकेंडली ऑल्सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पेसेस. ठीक है, तो ये दोनों ही बताते हैं. मेजर यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट इवेंचुअली इट ऑल्सो गिव्स यू अ हिंट क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेसेस भी प्रेजेंट हैं. सो यू हैव बीन आंसर. सो योर क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. ओके, हमें पता ही है सबको क्या है. आपकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स. सबसे पहले तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल इन नेचर. सेकंड, particles of matter have force of attraction between them. Particles of matter have intermolecular spaces between them. Particles of matter are always moving, they're continuously moving, we know it, at their own position and with respect to each other. The next question we have is that density is mass upon volume. So arrange these in the increasing order. Arrange these in the increasing order of density. अब आप सबको पता है ओके, अब आप सबको पता है कि जो आपका डेंसिटी होता है दैट इज़ योर मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, एंड ऑल्सो वी नो दिस दैट डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज मैक्सिमम, देन ऑफ द लिक्विड, देन ऑफ द गैसेस. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम मतलब अगर हम इसमें पार्टिकल्स के टर्म्स ले तो अगर मैं एक स्पेसिफिक वॉल्यूम लूँ आपकी इतनी, ठीक है, तो आप सबको पता है कि सॉलिड में नंबर ऑफ इतनी रिस्पेक्टिव वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो इतने होंगे, इसमें ऑब्वियसली थोड़े से कम होंगे और इसमें और भी कम होंगे. तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किसकी होती है? सॉलिड की, फिर लिक्विड की, फिर गैस की. ठीक है, अब आपके सामने खुद देखो कि इसमें से सॉलिड क्या क्या है आपका, आयरन, कॉटन और ये चॉक. ठीक है, आपका लिक्विड क्या क्या है, आपका वाटर और हनी. ठीक है, और ये दोनों क्या है आपके, गैस. एक तो ये हो गया ऑटोमेटिकली कि ये, अब इनको आपस में हमें अरेंज करना है. यहाँ पे थोड़ा सा है ट्विस्ट. तो आप देखो सबसे पहले तो अगर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है मतलब कि क्या, सबसे ज़्यादा, सबसे कम, सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा. ठीक है, तो हम पहले सबसे ज़्यादा से लिखना शुरू कर रहे हैं, फिर हम पीछे तक आएंगे. तो अब सबसे ज़्यादा डेंसिटी इसमें से किसकी है, चॉक की, आयरन की या कॉटन की? ऑब्वियसली आयरन की, क्योंकि आयरन आपका एकदम हार्ड मेटल है कंपेयर टू चॉक, राइट. तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी डेंसिटी, आपकी आयरन की. उसके बाद किसकी होगी, चॉक की. आप समझ पा रहे हो ना ये क्यों हुआ है? आयरन इट इज़ अ वेरी वेरी हार्ड मेटल. अगर ये दोनों ही सॉलिड है तो इसमें इतने ज़्यादा वो कंप्रेस्ड होंगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं आयरन में, और स्पेसेस हार्डली है नहीं. अगर उसको तोड़ना है तो एक्सटर्नल फोर्स इतना ज़्यादा लगाना पड़ेगा कि नॉर्मल फोर्स से काम नहीं चलेगा. ठीक है, लेकिन चॉक को तो आप तोड़ सकते हो ना, ऐसे ही हम चॉक पे बोर्ड से चॉक पे लिखते हो, ऐसे टूट जाते हो बड़े आराम से. तो टूटने का मतलब बड़े आराम से क्या मतलब है कि उसमें कंपैरेटिवली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है. ठीक है, तो इसीलिए आयरन बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड है, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और चॉक की कम है. ठीक है, अब आप कहोगे कि कॉटन आएगा, नहीं, कॉटन नहीं आएगा. यहाँ पर आएगा पहले आपका कॉटन. क्यों नहीं आएगा, देखो कॉटन, अगर कॉटन क्या हुआ आपकी रुई. ठीक है, आपने देखा होगा कि कितनी सॉफ्ट होती है वो, स्पॉन्ज एकदम, मतलब आप प्रेस करोगे तो पूरा दब जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा. लिक्विड से भी, लिक्विड से तो वैसे मैं कंपेयर नहीं कर सकती हूँ, बट उसमें है क्या कि जो आपका कॉटन है उसमें बहुत सारी एयर स्पेसेस होते हैं. ठीक है, तो इट हैज़ लॉट ऑफ एयर पैक्ड इन इट, तो उसकी वजह से उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, पानी से भी कम होती है, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ एयर स्पेसेस प्रेजेंट इन इट. ठीक है, सो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि ओके वी अंडरस्टैंड कि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, उससे कम लिक्विड की होती है, उससे कम गैस की होती है. बट जहाँ पे आपका कोई ऐसा सॉलिड आएगा जिसमें एयर स्पेसेस, एयर के पार्टिकल्स ट्रैप्ड होते हैं,
जैसे कि कोई भी आपका स्पॉन्ज काइंड ऑफ पार्टिकल, वहाँ पे यू हैव टू बी केयरफुल। वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सारे जो ऐसे पोरस वाले या जो आपके एयर जिनमें ट्रैप्ड होती है ऐसे वाले जितने सॉलिड हैं वो सबकी डेंसिटी पानी से कम होगी। इट कैन वेरिएट, इट टोटली डिपेंड फ्रॉम वन सॉलिड टू अनदर सॉलिड। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। ओके, सो ये हमारा हो गया। तो अभी हमें पता है कि पानी से कम होती है उसकी, तो हम यहाँ कहीं लिख देते हैं उसको, क्योंकि हमारे यहाँ पर लिक्विड ही आने वाले हैं। तो पानी से कम है मतलब कॉटन, पानी से कम है मतलब वाटर से कम है। ओके, अब हमें देखना है कि हनी और वाटर में किसकी डेंसिटी ज़्यादा। ऑब्वियसली बोथ ऑफ ऑल ऑफ अस नो कि हनी इज़ मोर विस्कस, मतलब मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ विस्कस इज ऑल्सो, विस्कोसिटी इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ फोर्स ओनली। सो अगर ये मेरे लिक्विड है, ये मेरा पानी है, और अगर मैं अपने हनी को मुझे ड्रॉ करना हो तो यहाँ पे कंपैरेटिवली इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे देन वाटर, ठीक है। वी कैन ऑल सी ना कि हनी कितना थिक होता है कंपेयर टू वाटर, एनीवन एंड एवरीवन नोज इट। सो यहाँ पर हनी की डेंसिटी ऑब्वियसली एनी टाइम इज़ मच मोर देन योर वाटर, एंड वाटर की ऑब्वियसली ज़्यादा है कॉटन से। नाउ कम योर टू, एयर एंड एग्जॉस्ट ऑफ चिमनीज। अब एग्जॉस्ट ऑफ चिमनी से आपका क्या मतलब है? आपने चिमनी देखी है ना, ऐसे बड़ी बड़ी सी होती हैं, काले काले से रंग की, उसमें से बहुत बड़ी बड़ी सी, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा। जब आप ट्रेन से ट्रैवल करते होंगे कभी, तो वहाँ पे भी देखा होगा धुआं निकलते हुए उसमें से काला काला। तो वो जो काला काला धुआं निकल रहा होता है ऑब्वियसली दैट हैज़ पार्टिकल्स ऑफ कार्बन इन इट, ठीक है। सो जो नॉर्मल एयर है आपकी, वो तो उसमें जो नॉर्मल एयर में आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं छोटे मोटे डस्ट के और बाकी सब, वो तो उसमें प्रेजेंट है ही ऑब्वियसली। बट देयर इज़ वन थिंग एक्स्ट्रा दैट एग्जॉस्ट ऑफ चिमनीज हैज़ विच नॉर्मल एयर डज नॉट हैव, is obviously the carbon particles, that pollute particles that it is carrying, which obviously increases its density than the normal air, ठीक है। So here comes your exhaust from chimneys, and then your air. So this is your increasing order. सबसे पहले एयर, उससे ज़्यादा डेंसिटी एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, उससे ज़्यादा कॉटन, उससे ज़्यादा वाटर, उससे ज़्यादा हनी, उससे ज़्यादा चॉक, उससे ज़्यादा आयरन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज टेबुलेट द डिफरेंसेस बिटवीन द 3 states ऑफ मैटर एंड comment on the following properties like rigidity, compressibility, filling in a gas container, fluidity and XYZ। तो जब मैंने आपको states of matter पढ़ाया था in your part 3, वहाँ पर मैंने प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन किया है। पहले तो तीनों के बीच में डिफरेंसेस सॉलिड, लिक्विड और गैस में, वही कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसके बीच में कितनी कम है कितनी ज़्यादा है, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस कितनी कम है कितनी ज़्यादा है, देन देयर रिजिडिटी, शेप, वॉल्यूम, XYZ एवरीथिंग, कंप्रेसिबिलिटी, वही सब चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। तो सिंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, तो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम या डाउट है, so you can write me down and I'll explain you again. Okay, for now I am skipping. So the next one is give reasons for the following observation. So it has 4 parts. First part says a gas completely fills the vessel in which it is kept. So normal सी बात है, हम सबको पता है कि हमारा जो गैस है वो उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है लाइक लिक्विड, है ना। हमने बात करी थी ना कि जो भी रिस्पेक्टिव वेसल में आप उसको डालते हो उसकी रिस्पेक्टिव वॉल्यूम को वो ऑक्यूपाई कर लेता है, क्योंकि उसकी खुद की कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है। लेकिन लिक्विड ऐसा नहीं करता है, लिक्विड की खुद की फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। अगर आपने 1 गिलास पानी लिया है और उस पूरे रूम में उसको आप फैला दोगे तो वो पूरे रूम को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि लिक्विड की खुद की एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। लेकिन क्योंकि गैस की खुद की कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, तो अगर आप जो आपने गैस लिए, फॉर एग्जांपल जो आपकी 4 किलो वाला गैस का सिलेंडर देखा होगा ना आपने, अगर वो रिस्पेक्टिवली वो मत लेना, एग्जांपल लेके बता रही हूँ, अगर वो आप ले लेते हो, आप देख रहे हो कि छोटे से सिलेंडर में अगर वही पर्टिकुलर गैस को हम यहाँ पे रिलीज़ कर दें इस पूरे रूम में, तो वो प्रॉपर्ली इस रूम को भी ऑक्यूपाई कर लेगी, क्योंकि उस गैस की खुद की कोई वॉल्यूम नहीं है। ओके, so this is your answer. So the next we have is that gas exert pressure on the walls of the container. Again very normal thing. हमने जो characteristics of particles में बात करी थी, उसमें ये हमने कहा था कि they are always moving. So gas हमें पता है कि they have
very high kinetic energy, very less force of attraction between the particles of gases, so they're always moving, they're having a random motion, and while having a random motion they obviously hit each other, they bump into each other, molecules of gases, and also they hit the walls of the container. For example, अगर आपका ये गैस है और इस कंटेनर में आपका गैस का मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल कभी यहाँ भाग रहा है, कभी यहाँ भाग रहा है, कभी यहाँ भाग रहा है, तो वो इससे टकरा रहा है, इससे टकरा रहा है, इससे टकरा रहा है, और आपकी इन वॉल से भी टकरा रहा है। तो जब ये आपका पार्टिकल इन वॉल से टकराता है तो इस पर वो टकराएगा। फॉर एग्जांपल मैं आई और मैंने इस पे ऐसे में टकराऊंगी, तो ऑब्वियसली इस पर प्रेशर एक्सर्ट होगा ना, तो ऑब्वियसली वो पार्टिकल क्योंकि रैंडम मोशन में है, उसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी है, एंड दे आर ऑलवेज मूविंग, and they have very less force of attraction with the other particles. Because of all those combined reasons, when they're moving, when they hit the walls of the container, they exert a pressure on the wall of the container. Simple. The next is a wooden table should be called a solid. Very simple. हमें जितनी भी solid की properties पता है, अगर आपको कभी भी ऐसे कोई question आए ना कि this particular should be called a solid, this particular should be called a liquid, this particular should be called a gas, तो मतलब कि वो तभी कहलाएगा ना सॉलिड जब वो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड की वो सेटिस्फाई करता होगा। दैट इज़ रिजिडिटी, उसकी कंप्रेसिबिलिटी की बिल्कुल भी कंप्रेसिबल नहीं है, इनकम्प्रेसिबल है जब आप प्रेशर लगाते हो ऊपर से, और भी जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ी हैं वो सारी की सारी आप डिस्क्राइब कर दोगे उसमें, और इवेंचुअली इट विल बी ऑल करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दैट वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड थ्रू द एयर। मैं भी कर रही हूँ, बट अगर मुझे सॉलिड पर करना हो जैसे कि ये, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। आई नीड सम एक्सपर्ट, या कोई कराटे एक्सपर्ट हमें चाहिए होगा, या मे बी आई हैव टू पुट डाउन सम एक्सटर्नल। ये भी ऐसे आ सकते हैं कि आपको कोई बहुत एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, हथौड़ा वगैरह कुछ भी ऐसे नहीं कर सकते। इसका आंसर क्या है? अगेन वेरी सिंपल। आपने अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर अच्छे से पढ़ी है, आई एम रिपीटिंग दिस लाइन अगेन एंड अगेन इन द इंटायर यूनिट, दैट एक्चुअली दैट इज द बेसिक ऑफ everything and everything when it comes to states of matter, characteristics of particles of matter. Again you can see that अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं सब में हम एक ही लाइन के ऊपर सारे के सारे आंसर कर रहे हैं। यहाँ पे भी सेम ही है कि एयर में क्यों आप हाथ मूव कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो एक पार्टिकल के दूसरे पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? बिल्कुल कम, हार्डली है, इसलिए हम आराम से मूव कर सकते हैं अपने हाथ को। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं, बट सॉलिड में ऐसा नहीं होता। सॉलिड में पार्टिकल एक दूसरे से बिल्कुल कंबाइंड है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं और स्पेसेस हार्डली हैं, इसलिए हम सॉलिड को ईजिली ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो हमने सीखा था ये कि यहाँ जो आपका ये सॉलिड है, पार्टिकल ऐसे 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 आपस में एकदम जुड़े हुए हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपस में इन दोनों की मैक्सिमम है और स्पेस मिनिमम है। एंड गैस में बिल्कुल ऑपोजिट है, एक यहाँ है तो एक यहाँ है तो एक यहाँ है। They are far apart from each other. There are hardly any force of attraction, and that is why they are able to move around anywhere and anywhere. Okay, this question is good one. So it says that liquid generally have less density than water. Liquid की density कम होती है than your solid. ठीक है, तो उस हिसाब से तो liquid को solid के ऊपर बहना चाहिए या तैरना चाहिए, whatever you can say। लेकिन आइस के केस में हम देखते हैं कि आइस आपका फ्लोट करता है पानी के ऊपर। ऐसा क्यों? why is it reverse? which means कि वाटर के केस में जो उसका सॉलिड स्टेट है, that is your ice, is having less density than your liquid water. Why is it so? This is the question. Okay, so this is the ideal situation, but it does not follow in case of water. Why is it so? ठीक है, so this is a very good question. पहले तो क्वेश्चन, जब भी आपको क्वेश्चन आए तो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन अगर आता है आपका पढ़ा हुआ है और आपको पता है उसका आंसर, तो अच्छी ही बात है। बट अगर कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन है और आपको नहीं समझ में आ रहा है एक बारी में क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन को सबसे पहले समझने की कोशिश किया करो, इस तरीके से ब्रेक करने की कि आइडियल सिचुएशन में ये कह रहा है डेंसिटी का, कि डेंसिटी का सीन ये होता है, लेकिन पानी के केस में ये है, तो ऐसा क्यों? ठीक है, सो वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जो आपकी आइस फॉर्म होती है ना 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, तो पहले तो हमें ये पता है ना कि दोनों ही, आपका वाटर भी, आइस भी और स्टीम भी है, क्या तीनों हैं? तो H2O ही ना, ये H2O इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द वाटर ओनली। यस, देखो हमने सबको पता है कि जो डेंसिटी है दैट इज योर मास अपॉन वॉल्यूम,
ठीक है। ओके, सो वी वर सेइंग कि जो आपका डेंसिटी है दैट इज योर मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो जब आपका वाटर जो है जब वो आइस में कन्वर्ट होता है ना, तो उसकी जो वॉल्यूम है वो 10% ऑलमोस्ट ज़्यादा हो जाती है, एक्सपैंड कर जाती है, बिकॉज समवेयर इट ट्रैप्स एयर इन इट, आप ऐसे कह सकते हो, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। देखो अब उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, H2O जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है आइस के अंदर। अब टेट्राहेड्रल क्या होता है, इट इज समथिंग लाइक दिस। अब ये मैंने ये क्या किया आप कहोगे, ये मैंने क्या बनाया है। ओके, सो आई हैव टू शो यू कि कैसा होता है। ओके, सो वो वी आर एबल टू मेक इट। ओके, तो जो आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो आपके चारों बॉन्ड्स होते हैं दे आर एट 109 अराउंड 109 डिग्री। ठीक है, मिनट्स आप लोग नहीं समझोगे अभी कि 100, वैसे इट इज़ 109 डिग्री 28 मिनट्स, बट आराम आप 109 डिग्री लो कि जो ये एक पर्टिकुलर है, देखो ये एक O है, ये एक H है, ये O है, ये H है, ये O है, ये H है, ये O है, ये H है। ठीक है, तो अगर आप देखो ये ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे होते हैं, तो दिस इज़ योर टेट्राहेड्रल शेप। अगर सबको दिख रही हो अच्छे से तो दिस इज़ योर टेट्राहेड्रल शेप। जो ऐसा एग्जिस्ट करता है, इस टेट्रा जो आपका H2O का मॉलिक्यूल होता है वो ऐसे टेट्राहेड्रल शेप में होता है और टेट्राहेड्रली ही ऑर्गेनाइज्ड होता है आइस में, जिसकी वजह से उसकी वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाती है। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर रीजंस की वजह से। दिस इज एन एक्सेप्शन, दैट इज वाई इट हैज़ अ लेस डेंसिटी देन योर वाटर। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि बॉन्ड तो दो ही हैं यहाँ पर, वाटर और H के। अगर मैं इसको बोलूँ तो OH और OH, तो आप ये चार बॉन्ड कहाँ से लेकर आ रहे हो, वेरी गुड क्वेश्चन। तो बेटा लेकिन वाटर में सिर्फ एक ही H2O नहीं है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप ऐसे समझो कि एक यहाँ पर मॉलिक्यूल होगा, ऐसे ऐसे एक यहाँ पर भी मॉलिक्यूल होगा, ऐसे एक यहाँ पर भी मॉलिक्यूल होगा, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। और जो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है उसके पास दो लोन पेयर होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं ऑब्वियसली, और ये H आपका पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ऐसे 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 करके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स होती है, एंड दिस इज व्हाट दे फॉर्म दी हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, सो अगर मैं ऐसे बात करूँ तो इस तरीके से आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है दो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसके पास और दो हाइड्रोजन बॉन्ड से वो अटैच्ड होता है अपने बाकी सारे वाटर मॉलिक्यूल से, एंड दिस इज हाउ इट मेक्स अ tetrahedral bond and a tetrahedral structure, and because of that structure its volume expand almost around 10% than the normal water, and that is why your ice is less dense than your normal water. Simple. Okay, the next question that we have is convert the following into your degree Celsius. So first we have is your 300 Kelvin and second is your 573 Kelvin. हम सबको पता है कि आपका 0 degree Celsius is your 273 Kelvin. Okay, so now if I have to convert this Kelvin into 0 degree Celsius, simply what I will be doing is 300 minus your 273, that is your 27 degree Celsius. Same goes with this. So we will be doing what, 573 minus your 273, and we will get what, 300 degree Celsius. The next question that we have is what is the physical state of water at your 250 डिग्री सेल्सियस एंड योर 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप सभी को पता है कि आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आइस का, 0 डिग्री सेल्सियस। पर जैसे हमने बात करी थी ना ऐसे कि जब आपका मेल्टिंग हो रही होती है, आपका फॉर एग्जांपल ये है मेल्ट हो रहा है और कुछ कुछ पार्टिकल्स हैं जो मेल्ट हो चुके हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल्स हैं जो अभी भी उसी पर्टिकुलर स्टेट में है, तो दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे आपकी 0 डिग्री सेल्सियस पर दोनों वाटर और आइस मतलब सॉलिड और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ही आपके 100 डिग्री सेल्सियस पर जब वाटर बॉईल हो रहा है, तब भी हमने सेम बात करी थी कि आपके पार्टिकल्स ऐसे दूर दूर हैं, तो कुछ पार्टिकल्स तो आपके कन्वर्ट हो चुके हैं स्टीम में, लेकिन कुछ पार्टिकल्स जो हैं अभी भी पानी में ही हैं। तो ऐसे आपके 100 डिग्री सेल्सियस पर भी आपका लिक्विड भी एग्जिस्ट करता है और गैस भी। देखते हो ना ये तो आप लाइव की, जब आप पानी उबालते हो ना, जब अगर नहीं उबालते हो तो कभी देखना गैस पे जाके, अब पानी जब आप चढ़ाओगे अपनी मम्मी की साथ में जाके देखना,
तो जब आप पानी को उबालते हो और बहुत वो बिल्कुल उबल जाता है, ऐसे खोलने लगता है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट में क्या हो रहा है, वो बॉईल हो चुका है कप का, ठीक है। तो उस टाइम पे आप देखते हो कि पानी भी है जो और उबल रहा है और उबल रहा है, इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू स्टीम, इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू स्टीम, एंड ऑल्सो द स्टीम इज़ देयर। सो एट दैट पर्टिकुलर स्टेट आपके स्टीम भी एग्जिस्ट कर रही है, लिक्विड भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर मेजर करोगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट। हमने बात करी थी ना कि वो पूरे ड्यूरिंग दैट कन्वर्जन जो आपका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट ही रहता है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज दैट एंटायर हीट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू breaking the force of attraction between the particles of liquid so that they can get converted into the particles of gases. Okay, so 100 डिग्री सेल्सियस पर वी हैव बोथ लिक्विड एंड गैसेस, एंड आपको पता है कि 250 डिग्री सेल्सियस इज व्हाट, इट इज अबव 100 डिग्री सेल्सियस, और जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो गया तो मतलब वहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रही होगी, स्टीम यानी कि गैसेस। तो 250 डिग्री सेल्सियस पर आपका क्या एग्जिस्ट करेगा, गैस। आप मुझसे ये भी पूछ सकते हो कि मैम आपने प्लाज्मा क्यों नहीं बोला। ऑब्वियस सी बात है कि प्लाज्मा, हमने आपको बताया था प्लाज्मा और बीईसी दोनों ही एकदम एक्सट्रीम स्टेट के केसेस हैं, विच इज़ ऑनेस्टली प्रैक्टिकली फिजिकली अर्थ पर एग्जिस्ट करना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। तभी आप देखते हो कि प्लाज्मा के भी आपके अर्थ फिजिकल अर्थ पे बहुत कम, फिजिकल अर्थ पे आपके इस अर्थ के इन्वायरमेंट में बहुत कम एग्जाम्पल्स हैं, और जो जनरली एग्जिस्टिंग हैं भी, आई मीन टूवर्ड्स इज डाउन मीन, आई मीन वो इलेक्ट्रिसिटी वाले ज़्यादा हैं, है ना। हीट वाले बहुत कम है, क्योंकि हीट वाले हमने जैसे सन की बात करी उसमें मिलियंस ऑफ डिग्री की बात होती है, मिलियंस ऑफ डिग्री की, नॉट इन हंड्रेड्स। सो हंड्रेड्स में जब भी आपके पास कुछ होगा अबव 100, इट हैज़ टू बी अ गैसियस स्टेट। ओके, for the next question that we have is, for any substance why does the temperature remain constant during that change in state? सिंपल सी बात है, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब वो चेंज इन स्टेट हो रही होती है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव लिक्विड चेंजिंग इनटू गैस, सो देर आर, जब वो चेंज में स्टेट आना शुरू होता है और आप नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो जो हीट जा रही है उसमें से कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो गैस में कन्वर्ट हो चुके हैं, और जो कुछ पार्टिकल्स हैं वो अभी भी लिक्विड स्टेट में है। तो जो आप हीट दे रहे हो दैट इज गेटिंग कंज्यूम्ड इन गेटिंग ओवर और ब्रेकिंग दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, और व्हेन इट इज अ केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, सो द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। So the answer is that particular temperature or heat or that energy is being used in overcoming the force of attraction between the particles. The next is suggest a method to liquefy gases, atmospheric gases. So again मैंने आपसे कहा था कि पहले अपने क्वेश्चन को ब्रेक किया करो आप। So वो कह रहा है suggest a method to liquefy gases, मतलब liquid फाई गैसेस, मतलब गैस को लिक्विड में बदलना है। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई द गैसेस, मतलब गैस है हमारे पास ऑलरेडी, उसको लिक्विड स्टेट में बदलना है। मतलब कि मैंने क्या कहा था, पिक्चर बना लोगे तो सारा गेम खत्म हो जाएगा कि आपके पास कुछ ऐसा है, ठीक है, और इसको कुछ ऐसा करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या चेंज दिख रहा है कि मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा फैले हुए थे और इसको हमने इस वाले स्टेट में लेकर आना है। मतलब क्या करना है, इसको कंप्रेस करना है, प्रेशर डालना है ऊपर से, है ना। तो प्रेशर यहाँ से हमें क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सो वी हैव टू अप्लाई प्रेशर, और यू कैन से वी हैव टू इंक्रीज प्रेशर। दिस इज इंक्रीज प्रेशर। एंड हमने ये वाली बात भी करी थी ना कि अगर सपोज मैं प्रेशर तो बढ़ा रही हूँ लेकिन मैं टेम्परेचर भी बढ़ा रही हूँ, तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, बिकॉज वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेंगे। तो हमें टेम्परेचर को कैसे करना होगा, कम रखना होगा, है ना। सो यहाँ पर हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं और टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, कम, डिक्रीज और रिड्यूस, वट एवर यू वॉन्ट टू यूज। ठीक है। सो अगर हमें लिक्विफाई करना है गैसेस को, मतलब कि गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो हमें प्रेशर को अप्लाई करना है, यानी कि प्रेशर को बढ़ाना है और टेम्परेचर को घटाना है। सिंपल।
Okay, now we have questions regarding evaporation, which includes your desert cooler, your आप अपने पाम में नेल पॉलिश वगैरह क्यों लगाते हो, आपका मटके वाला क्वेश्चन कि आप अपना पानी को मटके में रखते हो तो उससे कूलिंग इफेक्ट क्या होता है, वो सारे के सारे जितने भी इवेपोरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे while discussing evaporation in your part 7 most probably. यू कैन चेक द इवेपोरेशन पोर्शन. तो जो इवेपोरेशन वाला पर्टिकुलर पोर्शन है उसमें सब कुछ शुरू से लेके एंड तक और उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड वो भी मैंने पूरा प्रॉपर कवर करने की कोशिश की है, तो उसमें वो सारे कवर है. ओके, सो वी एंड हियर द क्वेश्चन आंसर सीरीज पार्ट 1. We shall meet you again very very soon with the question answer series part 2. Till then, be happy, keep yourself very very healthy and safe, and I shall meet you soon. Till then, we pray good things for you. Bye bye. मेरा पाम है और इस पर कुछ भी पानी गरम गरम गिरा है और मैं इसके ऊपर बर्फ़ रब कर रही हूँ, तो हो क्या रहा है अगर मैं उसको बर्फ़ रब कर रही हूँ तो जो मेरा सराउंडिंग है जो कि हॉट है, जैसे मैं उस पर बर्फ़ रब करती हूँ तो बर्फ़ उस सराउंडिंग से जो गर्म है ऑलरेडी उससे वो हीट एब्जॉर्ब कर लेती है पानी में बदलने के लिए. तो जैसे आप देखते हो जैसे उसमें रब करती है तो वो पानी में भी घुलती जाती है, पानी टप 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 निकलता है. तो पानी टप 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 कैसे निकल रहा है, क्योंकि वो आपके पाम से हीट ले रहा है और आपके पाम को इंटरनली ठंडा छोड़ रहा है.